वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रा। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर और उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, इसके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जिसमें हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो कूलम्स लॉ पे ही डिपेंड है। अगर आपने कूलम्स लॉ को अच्छे से समझ लिया तो आगे के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर्स हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले चार्जेस के बारे में। ठीक है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। कुछ फंडामेंटल चीजें, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पर। और अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं, ठीक है, दैट मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आने के लिए लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज आने के लिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, चार्ज की यूनिट, जनरल यूनिट चार्ज की कूलम होती है। और चार्ज की अगर हमको डायमेंशन लिखनी है तो देखिए Q इजिकल टू आई टी फार्मूला होता है, और Q इजिकल टू आई टी में आई की यूनिट, आई की डायमेंशन A हो गई और टाइम की डायमेंशन T हो गई, मल्टीप्लाई किया तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज A इंटू T। ठीक है, और एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, दे विल रिपेल ईच अदर। और अनलाइक चार्जेस जो होंगे, दैट मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये चार्ज का कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक और एडवांस दोनों चीजें सीखनी है तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, हाँ, भले ही ये कर सकते हैं कि आप स्पीड को 1.25 पे देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्किप मत करिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए और क्लियर हो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। कंजर्व का मतलब जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो वैसे ही चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट पर मिला करके अभी यहाँ पे +3 है और -2 है, तो अगर हम इनको एक दूसरे में टच भी करा देंगे, ठीक है, तो इन पे जो टोटल चार्ज रहेगा, अगर पहले ये +3 और -2 मिला करके +1 कूलम था, तो अगर हम इनको हम टच भी करा देंगे तो इसके बाद भले ही वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन टोटल चार्ज अब भी +1 कूलम ही रहेगा। कहने का मतलब ये है, चार्ज, टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे कंजर्व होता है। चार्ज ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। टोटल चार्ज जितना पहले होगा प्रोसेस होने के पहले, उतना ही टोटल चार्ज प्रोसेस होने के बाद भी होगा। ठीक है, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये भी सेम मीनिंग है। ठीक है, और यदि है टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब ये तीनों ही बातें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। ठीक है, तीनों ही बातें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। और इसके बाद क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है ये भी इसी का पार्ट, लेकिन अलग से पॉइंट एक दे दिया गया है। चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटीज एंड दे आर एडेड अप लाइक रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब ये है कि हम चार्ज को, देखिए ये लिखा हुआ है कि चार्ज को विद साइन हम लोग ऐड करते हैं। मतलब अगर आपके पास कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है और इस पे Q3 चार्ज है, और तीनों ऑब्जेक्ट को आपस में मिला दिया जाए, इस पे +Q1 है, इस पे +Q2, हो सकता है इस पे प्लस हो या माइनस, कोई भी है। तो जब तीनों ऑब्जेक्ट को मिला करके मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट बना, तो इस एक ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज विद साइन ऐड हो जाएगा, Q1 + Q2 और -Q3। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज, अगर कई ऑब्जेक्ट मिलाए जाते हैं तो जो नेट चार्ज होगा वो विद साइन ऐड हो जाएगा, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं, चार्ज में एक टर्म आता है क्वांटाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देखिए क्वांटाइजेशन वर्ड के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12th का टॉपिक है और आप लोगों ने क्लास 11th में क्वांटम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। जैसे एक आप लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स, ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स वहां पर भी आती हैं। एक आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहीं पे पढ़ी रखी है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, हो सकता है आपने पढ़ी हो। तो क्वांटम वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है यहां पर ये समझेंगे, और फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जहां कहीं पर भी ये क्वांटम वर्ड आएगा तो इस क्वांटम वर्ड का सेम मीनिंग हर जगह पे निकल के आएगा। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इसका, देखिए डेफिनेशन। सबसे पहले क्वांटम वर्ड का मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिनोटेड बाय ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज आर सेड टू बी क्वांटाइज्ड। दोज क्वांटिटीज विच आर डिनोटेड बाय ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक, देखिए डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, देखिए छोटा सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नीचे बना हुआ है। डिस्क्रीट और देखिए डिस्क्रीट का मतलब वैल्यूज के बीच में गैप होता है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार स्मूथनेस होनी चाहिए। डिस्क्रीट का मतलब एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू के बाद तीसरी वैल्यू, ऐसा गैप। जैसे हम आपसे ये कहें कि कोई नंबर 1 है, 1 के बाद सीधे 2 पॉसिबल है, 2 के बाद सीधे 3 पॉसिबल है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। अब मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। केमिस्ट्री में हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ते थे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n = 1 2 3 ऐसे होती थी। 1 और 2 के बीच की वैल्यू नहीं हो सकती, 2 और 3 के बीच की वैल्यू नहीं हो सकती। तो 1 के बाद सीधे 2 आया, 2 के बाद सीधे 3 आया, स्टेप बाय स्टेप इस टाइप का। ठीक है, और भी जो क्वांटम नंबर्स होती थी, जैसे एक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होती थी, तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L = 0 1 2 3 ऐसे करके होती थी। ठीक है, तो इसमें भी देखिए बीच बीच में क्या है, गैप है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि हम आपसे कहें कि 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू हो वो पॉसिबल है। 1 से 2 के बीच में कितने नंबर होंगे, अगर आपसे कहें, इंटीजर नहीं पूछ रहा हूं, 1 से 2 के बीच में केवल नंबर्स पूछे तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। 1.1 1.2 1.01 1.02 कितने आप गिनोगे, कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर्स है, अगर वो सब अलाउड होते तो ये वैल्यू कॉन्टिन्यूअस कहलाती, लेकिन ये वैल्यूज अलाउड नहीं है। 1 के बाद सीधे 2 अलाउ है, 2 के बाद सीधे 3 अलाउ है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं कहलाएंगी, ये कहलाएंगी डिस्क्रीट। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसा हो कि नंबर्स के बीच में गैप अलाउड, मतलब सारी वैल्यूज अलाउड ना हो, गैप कर करके अलाउ हो, तो वहां पर ये क्वांटम वर्ड आएगा, जो आपको फिजिक्स में आगे भी कई जगह पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको समझना है ना। तो अब ध्यान देना जरा, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है, तो हमने कहा चार्ज की वैल्यूज कैसी अलाउड है, डिस्क्रीट है। तो अब यह कैसे डिस्क्रीट है इसको जरा समझते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पे प्लस ही आएगा, और अगर इस ऑब्जेक्ट पर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो माइनस ही आएगा। निकालेंगे तो प्लस ही आएगा, डालेंगे तो माइनस ही। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो प्लस का 2 ही आएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें बाहर से तो माइनस का 2 ही आएगा। यानी कि कहने का मतलब जो चार्ज की अमाउंट है वो क्या हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, या तो प्लस माइनस ई होगी, इसके बाद सीधे प्लस माइनस 2e होगी, इसके बाद सीधे प्लस माइनस 3 होगी। ई और 2e के बीच की वैल्यू अलाउ नहीं है, 2e और 3 के बीच की वैल्यू अलाउ नहीं है। ठीक है, अच्छा ई क्या है, हाँ थोड़ा सा इसके बारे में भी। स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। थोड़ा भी आगे और डिटेल में हम बाकी पार्टिकल्स पर भी चार्ज बताएंगे। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज की, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। हम आधा इलेक्ट्रॉन डाल या निकाल नहीं सकते किसी ऑब्जेक्ट से, तो ये मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो अब ई से 2e के बीच की वैल्यू अलाउ नहीं है, या एक इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे। ठीक है, 2e से 3 के बीच की वैल्यू अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब इस चार्ज का भी क्या हो गया, क्वांटाइजेशन। चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट रेदर देन कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज एंड हेंस इट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 2e, और ई को कहते हैं स्मॉल ई, चूंकि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट बात। और चार्ज डिस्क्रीट का मतलब है गैप कर करके अलाउ, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब ऑल वैल्यूज आर अलाउड। ठीक है, तो ये क्वांटम वर्ड का हमने आपको मतलब बताया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग
मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक, जनरल फॉर्म में अगर हमको लिखना है, ये जो क्वांटाइजेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसको Q इजिकल टू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस एनी। अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज निकालना है तो Q इजिकल टू प्लस माइनस एनी के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां n की वैल्यू ये इंटीजर पॉसिबल है, 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच की वैल्यू नहीं हो सकती, 2 और 3 के बीच की वैल्यू नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ देखिए, चार्ज की अमाउंट 1/2e 3/4e इस तरीके से फ्रैक्शन में अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट्स ऑफ चार्ज, देखिए चार्ज की एक जनरल यूनिट कूलम तो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है, लेकिन कूलम के साथ साथ कुछ और भी यूनिट होती हैं। चार्ज की दो यूनिट, एक एसआई सिस्टम में और एक सीजीएस सिस्टम में। तो एसआई यूनिट चार्ज की है वो कूलम होती है, ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में इसकी दो यूनिट होती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ईएसयू बोलते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को ईएमयू बोलते हैं। ईएसयू का ही दूसरा नाम होता है, इसको स्टेट कूलम और ऐसे लिखते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है उसको एब कूलम और ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 1 एब कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, ठीक है। मतलब ये जो यूनिट ईएसयू और ईएमयू, एब कूलम का मतलब क्या होता है, एब कूलम का मतलब होता है ईएमयू, तो एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 1 ईएमयू, ठीक है, दैट मीन्स 1 ईएमयू इज इक्वल टू 10 कूलम। और स्टेट कूलम को लिखते हैं ईएसयू, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁹ ईएसयू, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज की ये कुछ यूनिट है, ये कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल्स में आपको मिल सकती हैं। बाकी जनरल यूनिट चार्ज की कूलम, कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ये तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है। अच्छा एक ये भी बता दें, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज की यूनिट हो गई, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर की जान, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जान, जिसको कहते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक। 2 पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्शन, ये तो डिपेंड करता है कि वो लाइक चार्जेस हैं या डिसलाइक चार्जेस। अगर प्लस प्लस है तो रिपेल, माइनस माइनस है तो रिपेल, और एक प्लस और एक माइनस है तो अट्रैक्ट। लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे ये हमें कूलम्स लॉ बताएगा, ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, ये जो फोर्स होता है चार्जेस के बीच में, ये चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। This force is proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between the charges, ठीक है। अच्छा ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हुआ। अब इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी घटता है तो ध्यान देना, तो ये आता है कांस्टेंट 1/4πε0। कहने का मतलब यह है कि F प्रोपोर्शनल था हमारा Q1 × Q2/r² के, जब इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो ये कांस्टेंट आता है 1/4πε0। अब ये आपने पहली बार ऐसा कांस्टेंट सुना होगा, अगर आप 12th में पहली बार चैप्टर देख रहे हैं, पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आपने ये पहला नया सिंबल सुना है। इस सिंबल का नाम होता है ε0 या ε0, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पूरा है, और इस ε0 को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट कैसे बनी ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। परमिटिविटी वर्ड, थोड़ा सा इस वर्ड के बारे में जाएंगे। ये जो परमिटिविटी वर्ड है ये परमिट से बना है, परमिट से वर्ड बना है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का मतलब ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2 फ्रेंड्स आपस में बैठे हैं, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, ठीक, 2 फ्रेंड्स आपस में बैठे हैं। अब जब ये फ्रेंड स्कूल में बैठ करके बातें करते होंगे तो ये कुछ दूसरे टाइप की बात करते होंगे। जब ये फ्रेंड्स, मान लो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर मिलने गया और वहाँ पर वो घर पे बैठ करके आपस में अगर कुछ बात करेंगे तो उस टाइप की बातें नहीं करेंगे जैसी वो स्कूल में बैठ के करते हैं। मान लो
अपने पेरेंट्स के साथ वो बैठे हैं दोनों दोस्त, तब जो वो आपस में बात करेंगे तो वो बात नहीं करेंगे जो वो स्कूल में अकेले में या घर में अकेले में बैठ के करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनके चार्जेस, जो जो दो फ्रेंड्स थे उनके बीच का जो मीडियम है वो कितना उनको परमिशन दे रहा है, कितना उनको अलाउ कर रहा है, किस टाइप का वो इंटरेक्शन करेंगे, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से ठीक इन द सेम मैनर अगर चार्जेस हैं, ठीक है, तो चार्जेस के बीच में, ठीक है, क्या मीडियम है, चार्जेस के बीच का मीडियम उनके बीच के फोर्स को क्या परमिशन दे रहा है, उससे एक टर्म बनाया गया है जिसका नाम है परमिटिविटी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो परमिटिविटी टर्म ये डिसाइड करता है कि दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो कितना उनके बीच में फोर्स को अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसमें ये वाला जो फार्मूला तब है, ये हम तब ले रहे हैं जब दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, वैक्यूम है या एयर है। तो जब वैक्यूम या एयर है तो इस टर्म का नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और वैल्यू इसकी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान देना, इस कांस्टेंट की वैल्यू जरा निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखी गई, ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये रखी गई। रख करके जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान देना, थोड़ा सा ये आपको बताए ये यूनिट कैसे बनी है, ठीक है। इधर देखिए, अगर हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए तो न्यूटन, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये Q1 Q2 अपॉन में आ जाएगा। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, न्यूटन, ध्यान देना, ये आर स्क्वायर ऊपर चला गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2 कूलम स्क्वायर नीचे आ गया। तो ये यूनिट हमारी बन गई किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मैंने लिख रखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान देना, अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए तो भाई जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, 4 पाई की कोई यूनिट है नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पलट जाएगी, तो वो हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट यहां से निकल के आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट के बारे में हो गया। तो अगर हम इसकी वैल्यू को यहां पे रख दें तो फाइनली ये जो हमारा फार्मूला बनता है कूलम्स लॉ का, ठीक, 9 इंटू 10⁻9 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हमको एक्चुअली इसको इस फॉर्म में याद रखना है, हमको इसकी इस वैल्यू को याद रखना है कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आई है, ठीक है। और ये फार्मूला सिर्फ किसके लिए है, जब चार्जेस के बीच में वैक्यूम या एयर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं, अगर ध्यान देना, अगर चार्जेस के बीच में, ठीक है, अगर चार्जेस के बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम आ जाए, ठीक, जैसे ये हमारे चार्जेस है उनके बीच में हमने क्या रखा है, इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक। इंसुलेटिंग मींस इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का मतलब नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर को ही क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बता देते हैं। कंडक्टर वो है जिससे करंट या चार्ज आसानी से फ्लो करता है, नॉन कंडक्टर वो है जिससे करंट या चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही डेफिनेशन है ना। तो अगर हम चार्जेस के बीच में हम लोग कंडक्टर मीडियम, सॉरी नॉन कंडक्टिंग मीडियम या इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं, अब कोई कहे कंडक्टिंग मीडियम क्यों नहीं रखेंगे, तो भाई कंडक्टिंग मीडियम क्यों नहीं रखेंगे ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए दो चार्ज है, एक है +2 कूलम और एक है Q2 -2 कूलम, तो इनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अब मान लीजिए आपने इनके बीच में कोई कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर, तो जब कंडक्टर यहां पे रखोगे तो ये चार्ज एक दूसरे को से मूव, कंडक्टर में चार्ज मूव कर सकता है ना, तो ये चार्ज एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएंगे, मूव करके खत्म हो जाएंगे। तो जब खत्म हो जाएंगे तो फोर्स ही नहीं बचेगा। तो हमारा पर्पस क्या है, चार्ज खत्म ना हो। अब जब फोर्स ही नहीं बचेगा तो कूलम्स लॉ किस काम का, ठीक है। तो इसलिए चार्जेस के बीच में फोर्स लगे, इसके लिए
हम लोग मीडियम कंडक्टर नहीं लगते बल्कि इंसुलेटर, ताकि वो चार्ज खत्म ना हो, जहां है वहीं बना रहे, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हम लोग कंडक्टर नहीं रख करके इंसुलेटर रखते हैं। बाकी कंडक्टर रखने की एक कंडीशन होती है, उसको अभी आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम चार्जेस के बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख देते हैं तो हमारा फार्मूला कैसे मॉडिफाई होता है। अभी जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो था आपका, एक मिनट देख लीजिए, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ध्यान देना, ये फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये फार्मूला बदल जाएगा, यहां पर एक टर्म आ जाता है K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, और हाँ एक और बात, ये जो इंसुलेटिंग मीडियम है, इस मीडियम को हम यहां पर कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इंसुलेटर का नया नाम, आज से इसका नया नामकरण हुआ, इंसुलेटर का नया नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिक, वैसे तो मतलब दूसरी लैंग्वेज में दूसरे होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसका जो मतलब आपको अपने समझने के हिसाब से याद रखना है। देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, उनके कुछ एक्चुअल मीनिंग कुछ और होते हैं, वो ज़्यादा टिपिकल होते हैं समझना, लेकिन हम आसानी से जिनको समझ सकें और याद रख सकें, हमें उन पे गौर करना है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब डाई इलेक्ट्रिक, जिसमें इलेक्ट्रिक डाई यानी मर जाए, खत्म हो जाए। ठीक, और जब खत्म हो जाएगी तो बहेगी नहीं, और जिसमें इलेक्ट्रिक नहीं बहती उसी को क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। याद रखने का तरीका समझ में आया, तो डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, ओके, चलिए, तो जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटिंग मीडियम चार्जेस के बीच में रखा जाता है तो यहाँ पर एक के कैपिटल और लग जाता है, और इस के को क्या कहते हैं, इसको के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी के की वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करते हैं, के को कहते हैं इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, चलिए आते हैं, अब देखिए के की वैल्यू के बारे में। ठीक है, वैक्यूम या एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, अगर वैक्यूम या एयर। ठीक, याद करो एयर वाले फार्मूले में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एयर के लिए जो फार्मूला था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो डाइलेक्ट्रिक वाला फार्मूला था उसमें था डाइलेक्ट्रिक वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो समझने वाली बात ये, अगर इसमें K की वैल्यू 1 रख दे तो एयर वाला फार्मूला बन जाएगा, K की वैल्यू 1 रखने पर एयर वाला फार्मूला बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि वैक्यूम या एयर के लिए K की वैल्यू 1 सिंपल, डाइलेक्ट्रिक वाले फार्मूले में K की वैल्यू 1 रखने पर एयर वाला फार्मूला बन जाता है। इसका मतलब है कि एयर के लिए, वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1, क्योंकि वाला फार्मूला मिल जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कोई भी हो तो उसके लिए K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी। और अगर हम कंडक्टर रख दें तो कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट, कंडक्टर के लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अब ये क्यों हो जाती है, इसका कॉन्सेप्ट एक सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए सपोज करिए यहां पर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, एक +2 है और एक -2 है, इनके बीच में फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक, अगर आपने इनके बीच में कंडक्टर रख दिया तो कंडक्टर रखते ही दोनों चार्ज एक दूसरे से टकरा करके फोर्स को खत्म कर देंगे, यानी फोर्स हो जाएगा 0। ठीक, अब जरा सोचो, फोर्स की वैल्यू 0 तब होगी जब K की वैल्यू इनफाइनाइट हो, फोर्स की वैल्यू 0 तब होगी जब K की वैल्यू इनफाइनाइट हो, इसलिए कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट ली जाती है। ठीक है, ओके, K की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती। कैसे, बहुत सिंपल, देखो जरा सोचो थोड़ा शुरू से। सबसे पहले कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है, तो दुनिया में कुछ नहीं है तो क्या है, वैक्यूम। कुछ नहीं के बाद कुछ है तो फिर हवा हो गई, एयर। कुछ नहीं के बाद अगर कुछ है तो वो क्या हो गई, एयर हो गई। ठीक, यानी हमने शुरुआत कहां से करी, ठीक, हमने शुरुआत करी कि जब कुछ नहीं था तो K की वैल्यू 1, फिर एयर आई, हालांकि एयर के लिए K की वैल्यू 1 से जरा सा बड़ी होती, 1.000 करके कुछ होती है, लेकिन अपने को इतना अभी 12th लेवल में अपने लिए इतना है कि वैक्यूम या एयर दोनों के लिए K की वैल्यू 1 है।
लेकिन एयर के लिए के की वैल्यू 1 से जरा सा बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग 1 लेके ही कैलकुलेशन करते हैं, वरना फिर कैलकुलेशन हमारा बहुत टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वैक्यूम या एयर के लिए के की वैल्यू 1 हो गई। फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब आया तो उसमें के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, एक से बड़ी निकल गई। और उसके बाद जब कंडक्टर आए, ठीक है, तो यहां से लेके कंडक्टर आने तक दुनिया के जितने भी मटेरियल हैं वो सब काउंट हो गए। यानी 1 से इन्फिनिटी की रेंज में जितने भी मटेरियल, भाई कुछ नहीं है, एयर है, एयर के बाद फिर नॉन कंडक्टर्स आ गए, ठीक है, नॉन कंडक्टर के बाद फिर कंडक्टर आ गए। अच्छा, इनके बीच में एक टर्म और आता है सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक टर्म क्या आता है, सेमी कंडक्टर, वो इनके बीच में कहीं पर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ काउंट हो जाएगा। कहने का मतलब 1 से इन्फिनिटी के बीच में दुनिया के सारे मटेरियल काउंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब के की वैल्यू इन्फिनिटी से ऊपर तो जाना ही नहीं है, 1 से नीचे कोई ऐसा मटेरियल ही नहीं होगा जिसके लिए के की वैल्यू 1 से कम हो, इसलिए के की वैल्यू नेवर कैन बी लेस देन 1, ठीक है। अच्छा, तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए डायग्राम बना दिया है जिसमें ये शो कर रहा है कि वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 है, डाइलेक्ट्रिक ग्रेटर देन 1, और कंडक्टर के लिए कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। चलिए अब जरा थोड़ा सा यहां पे रिसर्च करते हैं, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट इनटू के है, ये फार्मूला किसके लिए है, डाइलेक्ट्रिक के लिए। एप्सिलॉन नॉट इनटू के को एप्सिलॉन लिखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को कहते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक। तो अगर हम ऐसे लिखें, ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, तो इससे के की वैल्यू बन जाएगी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अब थोड़ा सा इस के का नाम, के को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो कहते ही हैं, ये तो हम पहले ही बता चुके, लेकिन के का एक और नाम होता है, के को कभी कभी हम लोग एप्सिलॉन आर भी लिख देते हैं। एप्सिलॉन ऐसे भी बनाते हैं और एप्सिलॉन ऐसे भी बनाते हैं, दोनों तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो के को कभी कभी क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन आर, और इस एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव, जैसे हम लोग टेंथ या 11th में आप लोगों ने पढ़ा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो इससे ये पता चलता है कि वो मटेरियल वाटर के कंपैरिजन में कितना डेंस है। तो उसी तरीके से परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक, ध्यान देना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट रेशियो इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। दैट मींस उस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम या फ्री स्पेस के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, तो इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही नाम है। जब के लिखते हैं, ठीक है, जब के लिखते हैं तो इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जब एप्सिलॉन आर लिखते हैं तो इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां तक अगर सब कुछ बहुत अच्छा समझ में आया है, जैसा आप अभी तक पढ़ते रहते थे उनसे सबसे अच्छा समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हम लोग कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ को कंपेयर कर रहे हैं। कूलम्स लॉ होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, तो ग्रेविटेशनल लॉ, देखिए इसमें सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी दोनों चीजें हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ होता है चार्जेस के प्रोपोर्शनल, तो ग्रेविटेशनल लॉ होता है मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, ये चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। कूलम्स लॉ में भी नीचे आर स्क्वायर होता है और ग्रेविटेशनल लॉ में भी नीचे आर स्क्वायर होता है। अगर किसी फार्मूले में नीचे आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, ठीक है, अगर ऐसा आता है तो इसका एक स्पेशल नाम होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ बोथ फॉलोज
इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। केवल डिस्टेंस के स्क्वायर के लिए रूल है, कोई और चीज नहीं। मान लो नीचे टाइम का स्क्वायर है तो टाइम स्क्वायर लॉ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं कहते। इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओनली डिफाइंड फॉर द डिस्टेंस, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अच्छा, ये कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ का एक कंपैरिजन हो गया, ठीक है। और इसमें देखो कह रहा है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, दिस फॉलोज दैट चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव ओनली, ठीक है, टू दिस मासेस आर ओनली ऑफ वन टाइप। मतलब क्या हुआ कि चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं, जिसका मतलब यह है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, लेकिन मासेस के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन होता है। दो मासेस के बीच में कभी रिपल्शन सुना है? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब मास केवल एक प्रकार का होता है और चार्ज दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। चाहे दो मासेस किसी भी मीडियम में रखे हों, चाहे वैक्यूम में रखे हों, चाहे उनके बीच में कुछ आ जाए, उनके बीच के फोर्स पे, मास के बीच के फोर्स में मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक तरीके से देखा जाए ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है और ये दोनों के बीच में क्या है? डिससिमिलैरिटी है, ठीक है। ये कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ का क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये कुछ फंडामेंटल कांस्टेंट है जो जरूरी नहीं है कि पेपर में दिए हों, आपको याद होने चाहिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना 1.6 माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, 1.67 10⁻27 kg। इट शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है, हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद एक अल्फा पार्टिकल के बारे में देखिए। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम क्या है? दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और बाहर के दो इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम है। हमने कहा हीलियम का न्यूक्लियस, तो हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब ये है कि इससे बाहर के दो इलेक्ट्रॉन हटा दो। तो जब बाहर के दो इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, जब बाहर के दो इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो अंदर सिर्फ बचेंगे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बचेंगे तो इसको कहेंगे हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का ही दूसरा नाम है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पूरा हीलियम नहीं होता, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो हीलियम के न्यूक्लियस पे अगर चार्ज पूछा जाए तो भैया न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज हुआ? दो प्रोटॉनों के बराबर चार्ज हुआ। और अगर इसका मास पूछा जाए तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का जोड़ दे, ठीक है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर हमें कहीं पर भी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यूज करना है तो उसको लिखेंगे 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन या 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों चलेंगे क्योंकि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर हमें हीलियम का चार्ज कहीं यूज करना है तो दो प्रोटॉनों के बराबर चार्ज यूज किया जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल के बारे में कुछ बात है जो हमें चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग एक ये कंपैरिजन है, देखिए बहुत अच्छा सा। अभी हम लोगों ने कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ को कंपेयर किया है। क्वेश्चन ये है कि कूलम फोर्स स्ट्रांग होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होता है, ठीक है। देखिए वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। पूरी जो दुनिया बंधी हुई है, धरती जो है वो सन से बंधी हुई है, ठीक है, मून जो है वो अर्थ से बंधा हुआ है, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बंधे हैं। लेकिन यहाँ पर एक हम लोग चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में भी कई गुना स्ट्रांग हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं होता है, ठीक है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 r² पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अगर हमको दो इलेक्ट्रॉनों के लिए पहले हम निकाल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चाहिए, तो हमने यहां पर इलेक्ट्रॉनों का चार्ज रख दिया, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक। ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, अभी इलेक्ट्रिकल निकाला,
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने कैपिटल जी की वैल्यू रखी, m1m2 ये इलेक्ट्रॉन का मास अभी मैंने पीछे बताया वो रख दिया, और अब इन दोनों को हम डिवाइड कर दें Fe अपॉन Fg। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10 to the power 43। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इज 10 to the power 43 times stronger than gravitational force for 2 electrons। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना बड़ा है, 1 2 4 5 10 गुना नहीं बड़ा है, 10 to the power 43 टाइम्स, एक के आगे 43 जीरो लगे हैं, इतना बड़ा होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब देखो एक ये कंपैरिजन है, अगर यही काम हम अभी हमने दो इलेक्ट्रॉनों के लिए आपको करके दिखाया है, अगर यही काम हम दो प्रोटॉनों के लिए करेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 36 टाइम्स बड़ा आएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में 10 to the power 39। ये पावर याद रखिएगा, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए पावर है 10 to the power 43, दो प्रोटॉनों के लिए है 10 to the power 36, और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए 10 to the power 39 टाइम्स बड़ा होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन है। ठीक है, ये एक बार चार्ट बना हुआ है, मैथ्स में हम लोग बनाते हैं तो उस फॉर्म में भी इसको दिखाया गया, प्रोटॉनों के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, और दो इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों के लिए, सबसे कम प्रोटॉनों के लिए, और बीच का होता है इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेचर ऑफ द फोर्सेस। ठीक, इलेक्ट्रिकल फोर्स का नेचर कैसा होता है? क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते थे? जिसमें एनर्जी कंजर्व हो जाती है। ठीक, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क होता है उस वर्क को हम उस बॉडी में स्टोर कर देते हैं और जब चाहे तब उससे वापस ले सकते हैं किसी भी फॉर्म में, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब जो वर्क एक बार हो गया वो दोबारा उसमें जो एनर्जी खर्च हो गई वर्क करने में वो वापस नहीं मिल सकती, तो नॉन कंजर्वेटिव। अगर मिल जाए वापस तो कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसमें जो भी वर्क होता है वो बॉडी में चार्ज में स्टोर होगा और जब चाहे तब उससे वापस ले सकते हैं। द वर्क डन ड्यूरिंग, ये तो एक आगे की बात। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, क्लास 11th में ही था शायद, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते थे। नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्स में जैसे हम गाड़ी चलते हैं, हम सड़क पे चलते हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है, लेकिन अगर हम वापस यहाँ से जाएं और फिर वही दूसरे रास्ते से वापस आ जाएं तो क्या हमें वो एनर्जी वापस मिलेगी? फ्रिक्शन फोर्स में जाएंगे तो खर्च होगी, आएंगे तो क्या वापस मिलेगी? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। लेकिन अगर यहीं पर इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो जाएंगे तो एनर्जी खर्च होगी और आएंगे तो वापस मिल जाएगी, यानी राउंड ट्रिप में जो वर्क होता है वो क्या हो जाता है? जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स में राउंड ट्रिप अगर हम लगा लेते हैं, यहीं से चलें और घूम के यहीं पे आ जाएं, वर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है, वर्क डन ड्यूरिंग राउंड ट्रिप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। मतलब कहने का ये है कि अगर एक चार्ज को यहां से यहां ले जा रहे हैं तो चाहे एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है, 1 2 3, किसी चार्ज को यहां से यहां तक हम लेके गए, किसी भी रास्ते से लेके गए, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता कंजर्वेटिव में। ठीक, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्स इसको कहते हैं, और लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी सेड कंजर्वेटिव। ठीक है, दोनों ही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों ही कंजर्वेटिव होते हैं। अपने को याद रखना है दो बातें कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। नंबर एक, राउंड ट्रिप में वर्क जीरो, पहला पॉइंट। और नंबर दो वर्क डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। मतलब यहां से यहां जाना है तो चाहे ऐसे जाओ, चाहे सीधे जाओ, चाहे नीचे से घूम के जाओ, हर पाथ के लिए वर्क सेम होगा। ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव। तो ये नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ की इंपॉर्टेंस। कूलम्स लॉ इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय from very large distances to very small distances such as atomic distance and nuclear distance। देखिए
कूलम्स लॉ कहां पे लग सकता है? न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी न्यूट्रॉनो प्रोटॉनो, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस है वहां भी कूलम्स लॉ है। एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब हो गया, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी कूलम फोर्स होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो यहां पर भी कूलम्स लॉ लग रहा है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच ये न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये एटॉमिक डिस्टेंस है, ये एटॉमिक डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी कूलम फोर्स होता है, और जो लार्ज डिस्टेंस पे चार्जेस है उनके बीच में भी होता है। यानी कूलम फोर्स छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी हर डिस्टेंस पे अप्लाइड होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कूलम्स लॉ छोटी और बड़ी सब डिस्टेंसेस पे अप्लाइड होता है, ठीक है। और ये थोड़ी डिटेल लिखी है कि therefore it not only gives the force acting between charged bodies but also helps in explaining the forces which bind electrons with nucleus in an atom, two or more atoms in a molecule and several atoms or molecules in solids and liquids। क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियस के अंदर चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बांधने हो, चाहे न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बांधना हो यानी एटम की रचना करनी हो, या फिर दो एटम्स आपस में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं Na+ और Cl-, दो एटम भी आपस में जिस फोर्स से बंधे हुए हैं वो भी कूलम फोर्स है। तो मतलब कहने का ये है कि ये इलेक्ट्रॉनों को बांधता है न्यूक्लियस से, एटम दो एटम्स को भी बांधता है, और तमाम सारे एटम्स मिल करके जब सॉलिड बनाते हैं, NaCl क्रिस्टल बनाएंगे, तो उसमें भी कूलम फोर्स लगता है, ठीक है। अच्छा, इन अवर डेली लाइफ वी एक्सपीरियंस मैनी फोर्सेस विच आर नॉट ग्रेविटेशनल बट आर इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे फोर्सेस जो ग्रेविटेशनल नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चार्जेस के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में पूरा पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।